जी मित्रों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी दर्पण के प्लेटफार्म पर आप सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं। आइए मित्रों, आज हम लोग संज्ञा के अध्ययन करेंगे। संज्ञा कितनी प्रकार की होती है। विभिन्न विद्वानों ने संज्ञा कितने प्रकार माने, जैसे कामता प्रसाद गुरु ने कितना माने हैं, पाणिनि जी कितने माने हैं, हिंदी के विभिन्न विद्वानों ने कितने माने हैं। इस प्रकार हम लोग आज संज्ञा के अध्ययन करेंगे। संज्ञा क्या महत्व के बारे में जानेंगे हम लोग। संज्ञा के प्रकार या भेद, हिंदी में संज्ञा कितनी प्रकार की होती है, इसका हम लोग आज अध्ययन करेंगे। संज्ञा का विभिन्न परीक्षाओं में विभिन्न योगदान है, चाहे वो टेट हो, सी टेट हो या पीपी पुलिस या दरोगा आदि विभिन्न परीक्षाओं में इसका ही बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और हर परीक्षा में पूछा भी जाता है। इसलिए आज हम लोग संज्ञा का अर्थ सर्वप्रथम जानते हैं। संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना है। सम धन ज्ञा। सम का अर्थ होता है सम्यक और ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान कराने वाला, अर्थात जो सम्यक ज्ञान कराए उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसी वस्तु, गुण या वस्तु स्थान का परिचय कराने वाले को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन ज्ञा। अब सम का क्या अर्थ होता है, ज्ञा का क्या अर्थ होता है, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। सम का अर्थ होता है सम्यक, और ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान कराने वाला, ज्ञान कराने वाला, अर्थात जो हमें सम्यक ज्ञान कराए उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी वस्तु, गुण, भाव या स्थिति का बोध कराए उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा क्या महत्व है, संज्ञा का क्या महत्व है। संज्ञा का महत्व, विभिन्न परीक्षाओं में संज्ञा का क्या महत्व है, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। संज्ञा का महत्व दो प्रकार से होता है। एक प्राणीवाचक संज्ञा, दूसरे अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसमें जो सजीव हो, दूसरी भाषा में कहते हैं जिसमें जीव हो, जैसे गाय, भैंस, मनुष्य इत्यादि। अप्राणीवाचक जैसे कुर्सी, मेज इत्यादि जिसमें जीव ना हो उसे हम अप्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए देखते हैं प्राणीवाचक संज्ञा। प्राणीवाचक संज्ञा, प्राणीवाचक संज्ञा अर्थात जिसमें जीव हो उसे हम प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप उदाहरण से देख सकते हैं। उदाहरण, गाय है, भैंस है, आदमी है इत्यादि, अर्थात जिसमें जान हो वही प्राणीवाचक संज्ञा है। और दूसरे नंबर पर अप्राणीवाचक, जिसमें जान न, जो निर्जीव हो उसे अप्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर एक प्राणीवाचक और नंबर दो अप्राणीवाचक। अप्राणीवाचक संज्ञा, अप्राणीवाचक संज्ञा जिसमें जो निर्जीव, अर्थात दूसरे शब्दों में कहते हैं जो निर्जीव उसे हम अप्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप लीजिए किताब, उदाहरण देख सकते हैं। उदाहरण, किताब है, कुर्सी है, मेज इत्यादि को कह सकते हैं जिसमें जीवन ना हो उसे अप्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। अब कुछ
संज्ञाएं गणनीय भी होती हैं, कुछ अगणनीय भी होती हैं। ये भी दो प्रकार की होती हैं। इसे गणनीय संख्या जिसे हम गिन सकते हैं उसे हम गणनीय कहते हैं। जैसे जैसे बच्चे है, पेंसिल है, किताब है। कुछ अगणनीय संज्ञाएं भी होती हैं जिसे हम गिन नहीं सकते, जैसे बुढ़ापा है, मोटापा है, सुंदरता है इत्यादि। अब ये भी दो प्रकार की गणनीय संज्ञाएं। गणनीय संज्ञाएं अर्थात जिसका गणना किया जा सके, गणनीय की संज्ञाएं होती हैं जिसका जिसका गणना किया जा सके उसे गणनीय संज्ञाएं कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसका गणना किया जा सके उसे हम गणनीय संज्ञाएं कहते हैं। जैसे उदाहरण से देख सकते हैं आप लोग, उदाहरण में क्या है, जैसे किताब है, पेंसिल है, सेब है, इसका हम गिनती कर सकते हैं। किताब है, पेंसिल है, सेब है आदि। इस प्रकार जिसका गणना किया जा सके उसे गणनीय संज्ञा कहते हैं। जैसे किताब, सेब, पेंसिल आदि, ये गणनीय संज्ञाएं में आती हैं। अब हम लोग अगणनीय संज्ञाएं देखते हैं। अगणनीय संज्ञाएं आगे इसका देख लीजिए परिभाषा, जिसका गणना नहीं किया जा सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, उसे अगणनीय संज्ञाएं कहते हैं। जैसे बुढ़ापा है, सुंदरता है, मुस्कान है इत्यादि। जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा, मुस्कान, मुस्कान, खुश, मुस्कान, इसका हम गणना नहीं कर सकते। इस प्रकार गणना के आधार पर संज्ञाएं दो प्रकार की होती हैं और प्राणवाचक आधार पर भी संज्ञाएं दो प्रकार की होती है। एक प्राणीवाचक, दूसरा अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक फिर जीव होते हैं, अप्राणीवाचक जो निर्जीव होते हैं। गणनीय संख्याएं जिससे हम गणना कर सकते हैं और अगणनीय संख्याएं जिसका हम गणना नहीं कर सकते, उसे अगणनीय संज्ञाएं कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं संज्ञा के भेद या प्रकार। संज्ञा कितने भेद होते हैं, हिंदी में कितनी संज्ञाएं होती हैं, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कितनी संज्ञाएं होती हैं, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। संज्ञा के भेद या प्रकार देखते हैं। संज्ञा के भेद या प्रकार। जैसे व्युत्पत्ति के अनुसार संज्ञा तीन प्रकार की होती। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा भी तीन प्रकार की होती। मुख्य रूप से भी संज्ञा तीन प्रकार की होती है, लेकिन हिंदी में संज्ञा 5 प्रकार की है, जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे। व्युत्पत्ति के अनुसार संज्ञा 3 प्रकार की होती है। व्युत्पत्ति नंबर 1, व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितनी प्रकार की होती है। इसका उत्तर सीधे सीधे होगा 3 प्रकार की। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। लेकिन एक व्याकरणाचार्य कामता प्रसाद गुरु जी, इनके अनुसार संज्ञा कितनी प्रकार की होती, कामता प्रसाद
प्रसाद गुरु, इन्होंने संज्ञा कितने प्रकार माना है? जी हाँ, इन्होंने भी संज्ञा के 3 ही प्रकार माना है। संज्ञा के 3 प्रकार माना है। और आगे मुख्य रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? मुख्य रूप से संज्ञा कितनी प्रकार की होती है? प्रकार की होती है। जी हाँ, ये भी 3 प्रकार की होती है। हिंदी में संज्ञा कितनी प्रकार की होती है? हिंदी में संज्ञा 5 प्रकार की है, जिसका हमें अध्ययन करना है। नंबर 4, हिंदी में संज्ञा कितनी प्रकार की होती है? हिंदी में संज्ञा या संज्ञा भी बोलते हैं। संज्ञा कितनी प्रकार की होती है? प्रकार की होती है। जी हाँ, ये 5 प्रकार की होती है। हिंदी में 5 प्रकार की होगी। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की होती है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। मुख्य रूप से संज्ञा कितनी प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। लेकिन हिंदी में संज्ञा कितनी प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। ये जो विभिन्न परीक्षाओं में आपसे पूछ सकता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितनी प्रकार की होती है, तो इसका भी उत्तर 3 होगा। या कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा कितनी प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। मुख्य रूप से संज्ञा कितनी प्रकार की होती है? तो 3 ही प्रकार की होती है। हिंदी में संज्ञा कितनी प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की होती है। आइए देखते हैं हिंदी में संज्ञा कितनी प्रकार की होती है, जो हम लोगों को विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। हिंदी में संज्ञा के प्रकार। हिंदी में संज्ञा के प्रकार, ये 5 प्रकार की होती है। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें एक व्यक्ति विशेष का अध्ययन किया जाता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जिसमें एक जाति, जैसे पहाड़ है, पुलिस है, सेना है, पूरी जाति का बोध कराता है। भाववाचक संज्ञा, जिसमें सुख दुख आदि का बोध कराया जाता है। और भाववाचक द्रव्यवाचक संज्ञाएं, जैसे लिक्विड है, जैसे डीजल पेट्रोल है, जिसे हम नाप तौल सकते लेकिन गिन नहीं सकते हैं। समुदाय या समूहवाचक संज्ञाएं, उसे हम कहते हैं जिसे हम गिन सकते हैं लेकिन नाप तौल नहीं सकते। ये समूह या गुच्छे में होते हैं, जैसे अंगूर है, घौद है इत्यादि। आइए देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2, व्यक्तिवाचक जातिवाचक। नंबर 3, भाववाचक और द्रव्यवाचक। भाववाचक संज्ञा। नंबर 4, द्रव्यवाचक संज्ञा। नंबर 5, समुदाय या इसे समूहवाचक भी कहते हैं। समुदाय या समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें एक व्यक्ति विशेष, जैसे किसी का नाम राम, से हम राम विद्यालय जाता है, श्याम खाना खाता है, एक व्यक्ति विशेष का बोध हो रहा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जातिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी जाति या पूरे समुदाय जाति का बोधों से जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसे देख लीजिए, औरत है, शहर है, गांव है, नीम है, सेब है इत्यादि।
जैसे औरत पूरी औरत जात का बोध करा रहा है, नीम पूरे नीम या वृक्ष जाति का पूरा बोध करा रहा है, सेब पूरे सेब का, ये तो दिख नहीं रहा, लाल या पीला दिख तो बता नहीं रहा, पूरे सेब जाति का बोध करा रहा है। अब भाववाचक, जैसे मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, जिसमें अपना व्यक्ति सुख दुख है आदि का बोध हो, इसमें अपना भाववाचक शब्द से ही प्रतीक हो रहा है भाववाचक, इसमें अपने सुख दुख है आदि का बोध, जिससे मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, अर्थात इसमें नकारात्मक ही छिपा रहता है, नहीं शब्द इसकी पहचान, नहीं शब्द ही छिपा रहता है, नहीं मुझसे खाया नहीं जाता। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य आप लोग जानते हैं, जैसे पानी है, दूध है, पेट्रोल है, केरोसिन है, इसको हम नाप तौल सकते हैं, इसको हम नाप जैसे नाप 1 लीटर पेट्रोल, 2 लीटर दूध, 1 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल, इसको हम नाप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। समुदायवाचक संज्ञा, समुदाय पूरे समुदाय का बोध कराता है, चाहे व्यक्तियों का, ये दो प्रकार की होती हैं, इसके दो भेद हैं, एक व्यक्तियों का समूह, दूसरा वस्तुओं का समूह। इसमें जैसे पुलिस, सेना, पुलिस, सभा, परिवार, जैसे सेना पूरे सेना जाति का बोध करा, पुलिस पूरी पुलिस जाति का बोध करा रहा है, परिवार पूरे परिवार का बोध करा रहा है, अर्थात व्यक्तियों का समूह हुआ। और वस्तुओं का समूह, जैसे गुच्छा है, दर्जन है, ये समूहवाचक संज्ञा है। ये इसके दो भेद हैं, एक व्यक्तियों का समूह, दूसरा वस्तुओं का समूह है। इस पर आप सब देखते हैं, हिंदी में संज्ञा 5 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और नंबर 4 द्रव्यवाचक, और नंबर 5 समुदायवाचक। समुदायवाचक संज्ञा के दो भेद हैं, एक व्यक्तियों का समूह, दूसरा वस्तुओं का समूह है। आइए मित्र, आज हम लोग कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो पिछली क्लास में अध्यापन किए थे। आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, जैसे हम प्रश्न पूछ रहे हैं, आप लोग उत्तर कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? अंतस्थ ऊष्म। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? हिंदी में स्वर कितने होते हैं? जी हाँ, हिंदी में स्वर कितने होते हैं? हिंदी में कुल स्वर कितने होते हैं? अगला क्वेश्चन, हिंदी में कुल स्वर कितने होते हैं? आगे देखते हैं, स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है? स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? जी हाँ, कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? विविध परीक्षाओं में आपको बहुत उपयोगी सिद्ध होगा एक क्वेश्चन। कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? आगे
संस्कृत में कुल कितने स्वर होते हैं? संस्कृत में कुल स्वर कितने होते हैं? अगला क्वेश्चन, स्वर को हम लोग और क्या कह सकते हैं? हम लोग और क्या, हम स्वर को हम लोग और क्या कह सकते हैं? जी हाँ, स्वर को हम लोग और क्या कह सकते हैं? आइए आगे देखते हैं। उच्छिष्ट व्यंजन कितने होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं? अर्धस्वर कितने होते हैं? वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी है? वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी है? उच्छिष्ट व्यंजन कितने होते हैं? अर्धस्वर कितने होते हैं? वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी होती है? आगे देखते हैं। महाप्राण की संख्या कितनी होती है? महाप्राण की संख्या कितनी होती है? अगला क्वेश्चन, हिंदी में अयोगवाह कितने होते हैं? जी हाँ, हिंदी में अयोग अयोगवाह कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? जी हाँ, उच्छिष्ट व्यंजन कितने होते हैं? अर्धस्वर कितने होते हैं? वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी है? महाप्राण की संख्या कितनी होती है? हिंदी में अयोगवाह कितने होते हैं? और संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? जी हाँ मित्रों, ये विभिन्न परीक्षाओं आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। आप लोग कमेंट के माध्यम से इसका उत्तर हमें दे सकते हैं। आज बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।